हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में मैं निशांत त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग का हिस्ट्री पीवाईक्यू के एमसीक्यूज की 5वीं सेशन है। अब तक हम लोग 60 क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं। आज हम लोग 61 से स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगला 15 क्वेश्चंस। अभी तक क्लासेस कहीं ब्रेक नहीं ली गई हैं, ठीक है। और मैंने डिसाइड किया मैं ब्रेक भी कोशिश करूँगा ना ही लूँ, ठीक। चलिए सीधा सा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जितना जल्दी चीज़ें कंप्लीट करा दी जाए वो ज़्यादा बेटर है, ठीक। अब देखो कुछ चीज़ें क्या ना, अब देखोगे कि अगर आपने अभी क्या किया कि वो 60 ही क्वेश्चन पढ़ा पीवाईक्यू में, बट अब मैं आपको दिखाऊंगा कि यार कि यहीं से अब आप देखोगे कि हर पेपर में दो तीन क्वेश्चन आपको पीवाईक्यूज के मिलने स्टार्ट हो जाएंगे केवल 3 ही साल का पढ़ने से। तो सोचो अगर आप 30 साल का पढ़ोगे तो क्या 15 क्वेश्चन हिस्ट्री के नहीं मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे, सीधी सी बात है। अब देखो मैं आपको फॉर एग्जाम्पल्स में बताता हूँ, क्योंकि देखो आप अगर किसी भी पीवाईक्यूज को फॉलो कर रहे होगे तो आपको लगेगा कि मैंने किसी भी पीवाईक्यूज की कॉपी पेस्ट नहीं पढ़ाई है, किसी भी पीवाईक्यू का, ठीक है। क्योंकि मैं कोई पीवाईक्यू बुक से मतलब केवल क्वेश्चंस उठा रहा हूँ, मैंने किसी के एक्सप्लेनेशंस को कॉपी नहीं किया है, सीधी सी बात, ठीक। अच्छा, अब हम लोग आते हैं ना, तो इसलिए आप जरूर करो। आपको मैं दिखाता हूँ कि मैं कितने क्वेश्चन सब करवा चुका हूँ, ठीक है। जितना मैंने एक्सप्लेनेशन किया है, जितना मैंने एक्सप्लेन किया है, अब आओ देखते हैं। आज का पहला नंबर क्वेश्चन देखोगे तो पहले नंबर क्वेश्चन को कह रहा है कि मैच द कॉलम में कौन सा सुमेलित नहीं है। मैंने नहीं वाले कॉलम को हमेशा बोला आप एक गोले में रख लो, ठीक है, यानी गलत कथन पहचान करनी है। अच्छा, मोतीलाल नेहरू जी का नाम है नेहरू रिपोर्ट से। अक्सर जो नादान बच्चे होते हैं नेहरू रिपोर्ट को जवाहरलाल नेहरू समझ जाते हैं, ठीक है, लेकिन ये बड़े वाले नेहरू जी है। नेहरू रिपोर्ट बड़े वाले नेहरू जी ने तैयार किया है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन देना चाहूंगा, कुछ होमवर्क। अच्छा, जो मैं होमवर्क दूं आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ठीक है। पहली बात कि नेहरू रिपोर्ट कब आई? क्वेश्चन मार्क, ठीक है, क्वेश्चन मार्क कर देता हूं। स्वराज वर्ड्स का यूज इसमें किया गया था, ध्यान देना, स्वराज वर्ड का यूज। तो नेहरू रिपोर्ट कब आई, एक तो आप लोग यही बताओगे। बाकी मोतीलाल नेहरू जी का संबंध हमको पता है कि स्वराज पार्टी से भी था। सीआर दास जी के द्वारा मिलकर ये स्वराज पार्टी का गठन किए थे। क्यों? असहयोग आंदोलन जब वापस लिया गया था तो भारतीयों को नेतृत्व प्रदान करने के मुद्दे के ऊपर इश्यूज होते हैं, और यहां से मोतीलाल नेहरू क्या करते हैं, कांग्रेस छोड़ के नई पार्टी बना लेते हैं। चंपारण, भाई ये किसी को भी तो ये दिक्कत तो होगी नहीं कि भाई चंपारण का संबंध गांधी जी से कि नहीं है, ठीक है। चंपारण लिखाना चाहा लेकिन चंपारण निकल गया, तो चंपारण मूवमेंट तो है, ठीक। फॉरवर्ड ब्लॉक, ठीक है, ध्यान देना है, फॉरवर्ड ब्लॉक की घटना आपको सबको याद होगी। 1939 याद करो। 1939 का कौन सा अधिवेशन था? त्रिपुरी वाला या हरिपुरा वाला? कमेंट करना आप लोग। त्रिपुरी वाला अधिवेशन था या हरिपुरा वाला अधिवेशन था, जिसमें गांधी जी से टकराव हो जाता है। सैद्धांतिक टकराव की मैं बात बताऊं, क्योंकि गांधी जी ने 1939 के इस वार्षिक अधिवेशन में अध्यक्ष के जो कॉम्पिटिटर थे सुभाष चंद्र बोस के, वो गांधी जी के सपोर्टर थे। पट्टाभी सीतारमैया बुरी तरीके से कहा जाता है कि इस इलेक्शन को हार गए थे, ठीक है, इस इलेक्शन को हार गए थे। यहीं से एक वैचारिक थोड़ा सा टकराहट कार्य देखने को मिलता है सुभाष चंद्र बोस जी और एमके गांधी जी के बीच में, ठीक है। लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस यहां से लीव करेंगे और फॉरवर्ड ब्लॉक की नींव रखते हैं। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की नींव कब पड़ी? 1939 में। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं 1939 में हरिपुरा अधिवेशन हुआ था या त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था, ठीक है। ये हो गया, यानी फॉरवर्ड ब्लॉक का भी संबंध तो है। फॉरवर्ड ब्लॉक का संबंध है, ये मैं पहले बता चुका हूं, ठीक है। एमके गांधी का चंपारण पहले बता चुका हूं, ध्यान देना। खिलाफत मूवमेंट, आप में से मेरे भाई दोस्त कोई नहीं होगा जो ये कहेगा सर खिलाफत मूवमेंट आपने पढ़ाया। सेवरेस की संधि, सेकेंड जो वर्ल्ड वार चला था, फर्स्ट वर्ल्ड वार में क्या हुआ था? फर्स्ट वर्ल्ड वार में हमको पता कि गांधी जी ने या हम लोग भारतीयों ने बिना शर्त, ठीक है, हम लोग कहेंगे कि इंग्लिश का साथ दिया था, ठीक है। गांधी जी को कैसर हिंद की उपाधि भी इसी के लिए अंग्रेजों ने दी थी, क्योंकि गांधी जी की सहायता की गई थी। किसके द्वारा? गांधी जी की सहायता की गई थी, मतलब गांधी जी के द्वारा सहायता की गई थी अंग्रेजों की। अब देखो इसी में क्या होता है कि हमको पता है कि एक मित्र राष्ट्र होते हैं, एक शत्रु राष्ट्र होते हैं। मित्र राष्ट्र में आपका यूके, यूएसए, रशिया, ये लोग शामिल होते हैं। अब देखो होता क्या है कि तुर्की का डिवीजन क्या होता है, तुर्की को 2 पार्ट में बांट दिया जाता है, ठीक है, सेवरेस की ट्रीटी के तहत। तो चूंकि तुर्की क्या था, खलीफा, मतलब तुर्की खलीफा के लिए प्रसिद्ध थी, तो भारतीय मुसलमान इसलिए धरने पे थे कि खलीफा की ताकत को कम ना किया जाए, ध्यान देना है। तो इसी के लिए देखो इसका नाम भी है खिलाफत मूवमेंट, ठीक है। इस मूवमेंट का डायरेक्टली भारत से कोई संबंध नहीं था। कब हुआ था ये? 1919 में, 1919 में हुआ था,
ठीक है। और जिन्ना जी ये पूर्णतः रिलीजियस मूवमेंट था, लेकिन गांधी जी ने क्या किया था कि इस मूवमेंट में, खिलाफत मूवमेंट में अली बंधुओं का साथ दिया था। अब पेपर में क्वेश्चन आपको आ सकता है कि भाई अली बंधु थे कौन, ठीक है, ध्यान देना। तो उनका नाम आता है शौकत अली और मोहम्मद अली, ध्यान देना। उनका नाम क्या था अली बंधुओं का? अली बंधुओं का नाम आता है शौकत अली, शौकत अली और मोहम्मद अली। ये मुख्यतः इसमें पार्टिसिपेट किए थे। और शौकत अली और कौन था? मोहम्मद अली, मोहम्मद अली, ठीक है। इनिशियली जिन्ना जी का संबंध बहुत अच्छा रहता है कांग्रेस के साथ, गांधी जी के साथ। जिन्ना जी कहा जाता है कि गांधी जी को समझाएं भी कि रिलीजियस मूवमेंट है, प्लीज़ आप इसमें पार्टिसिपेट मत करिए, लेकिन गांधी जी ने पार्टिसिपेट अपनी स्ट्रेटजी के तहत किया। तो इसका राइट आंसर क्या है? एम के जिन्ना, खिलाफत आंदोलन, कोई संबंध नहीं था इनका। सॉरी, नेक्स्ट आते हैं। कह रहा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो हमको पता है ए.ओ. ह्यूम की मदद से 1885 में, वर्ष 1885 में कांग्रेस की नींव पड़ी थी। और कांग्रेस की नींव रखने में एक इंग्लिश ने सहायता की थी, उसका नाम था ए.ओ. ह्यूम, ए.ओ. ह्यूम। अच्छा, आप मुझे बताओगे क्या कि ई.ओ. ह्यूम ने कभी कांग्रेस की अध्यक्षता की थी या नहीं? ये आप लोग कमेंट करके बताओगे क्या कभी कांग्रेस की अध्यक्षता ए.ओ. ह्यूम ने करी है या नहीं, ठीक है। ये आप लोग कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। अब देखो, तो जब 1885 में मतलब इसका निर्माण किया गया, तो ये हुआ भाई, हम लोग इसकी पहली क्या करते हैं, इसका पहला बैठक करते हैं, पहला अधिवेशन करते हैं। तो पहला अधिवेशन वैसे तो इसका कहीं और होने वाला था, कहाँ पर होने वाला था? पहले इसका अधिवेशन होने वाला था पूना में, लेकिन इसका पहला अधिवेशन हुआ कहाँ? बॉम्बे में, बॉम्बे में। एक संस्कृत कॉलेज है, उस संस्कृत कॉलेज का नाम भी आप बता सकते हो। उस संस्कृत कॉलेज में 72 मेंबर्स के साथ, 72 मेंबर्स, ओनली 72 मेंबर्स के साथ इसकी अधिवेशन की गई, ठीक है। कारण क्या था? किस बीमारी कारण? प्लेग नामक बीमारी बहुत तेजी से फैल रही थी, इसके कारण खासकर पूना वाले बेल्ट में इसको ट्रांसफर कर दिया गया, ठीक है। 72 यहां पे किया गया। पहली बार इसकी अध्यक्षता किसने की? देखो, दादा भाई नौरोजी ने, नो डाउट कि इसका मैंने बताया भाई 3 टाइम इसकी अध्यक्षता की है, और तीनों बार जो इन्होंने अध्यक्षता की उसका मैंने ईयर आपको बताया हुआ है, आप लोग बता सकते हो, मैंने 2 बार क्लास में बता चुके हैं इसके, ठीक है। ए.ओ. ह्यूम की प्रेरणा से गठित थे, ये तो नहीं होंगे, ठीक है। पहला वाला तो ये नहीं किए थे, ठीक। अदना, तो ये 2 लोग तो भाई आप लोग काट दो वैसे ही, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और व्योमेश चंद्र बनर्जी, इनमें से एक सही है। तो इसका राइट आंसर है व्योमेश चंद्र बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किया था, देना है व्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है, व्योमेश चंद्र बनर्जी जी ने, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। अब देखो, अब तक मैंने कई सारे दादा भाई नौरोजी के 3 बता दिए हैं, इन्हीं से अब देखना। अच्छा, आप बताओ कि पहला अधिवेशन, ठीक है, कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब यूपी में हुआ था और उसकी अध्यक्षता किसने की थी? पहला अधिवेशन कब यूपी में हुआ था और उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? अब हम लोग आओ, अब ये बताओ सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन कल मैंने पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया है? कल मैंने जब कराया था आपको काकोरी षड्यंत्र प्रकरण के बारे में बताया था, पूरा एक क्लास ही काकोरी षड्यंत्र के ऊपर लिया था, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि ये घटना कब हुई, ठीक है, इस घटना का होने के परिणाम क्या निकले, एक एक अक्षर में जो याद है कि मैंने आपको बताया था। ये घटना, सबसे बड़ी बात है कि 9 अगस्त, ये कब हुई थी? 9 अगस्त 1925 की घटना है, जब 8 डाउन टाउन को काकोरी नामक स्टेशन पे लूट लिया गया था। मैंने आपको बताया था कि कई सारे भारतीयों को इसमें पकड़ लिया गया था, जिसमें 4 भारतीय, राम प्रसाद बिस्मिल जी, अशफाक उल्लाह खां जी, राजेंद्र लाहिनी जी, रोशन सिंह जी को फांसी की सजा दी गई थी। इसमें एक चीज़ दिमाग रखना, आप आज़ाद हिंद फौज, सॉरी, जो HSRA के हेड, यानी HSRA बाद में HSRA बनती है फिरोजशाह कोटला मैदान में, ठीक है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी बनती है, ठीक है, ये ध्यान देना। HRA का गठन कहाँ हुआ था? तो कानपुर में इसका गठन हुआ था। HSRA का गठन कहाँ हुआ? तो दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में, ठीक है। अब देखना, चंद्रशेखर आजाद जी भी इस काकोरी षड्यंत्र के अभियुक्त थे, लेकिन वो फरार हो गए थे। और आपको याद है कि एकमात्र ऐसे सदस्य थे, ठीक है, मतलब HRA के, जिसको पुलिस ने कभी पकड़ नहीं पाई, इन्होंने खुद को गोली मारी थी, पुलिस के हाथ कभी नहीं लगे थे, ठीक है।
तो यानी अब आपके पास क्या होना चाहिए, बाकी 3 का फैक्ट याद करना चाहिए। हावड़ा षड्यंत्र केस कब हुआ देना, ठीक है, हावड़ा षड्यंत्र केस कब हुआ, ये डायरेक्टली आपको फैक्ट याद करना चाहिए। 1910 में, 1910 में हुआ था। विक्टोरिया षड्यंत्र प्रकरण कब हुआ, 1914 में हुआ। लाहौर प्रकरण क्या है, 1916 और 1930 में हुआ। इनमें से किसी एक प्रकरण, ध्यान देना, इनमें से किसी एक क्या, लाहौर, मुझे याद है, अच्छा ये बताओ, चलो छोड़ो कि ये मैं आपको बता भी चुका हूं, मैं बता चुका हूं, इसलिए मैं पूछ रहा हूं कि किस प्रकरण को या किस केस को, किस कांड को आइंस्टीन ने, आइंस्टीन सहित बहुत सारे विदेशी लोगों ने कवर किया था, ठीक है, आइंस्टीन सहित बहुत सारे विदेशी लोगों ने कवर किया था। ये अभी 1-2 क्लास पहले मैंने बताया भी है, आप लोग कमेंट भी करके बता सकते हो। तो हो सकता हो आने वाले समय में इसका कालानुक्रम यानी ऑर्डर आपसे पूछ ले, क्रोनोलॉजी से आपसे पूछ ले, तो तैयार रहना है दिमाग में रखे हुए। काकोरी षड्यंत्र केस मैंने कल की क्लास में वो डिटेल में समझाया था। एक बार जो दोस्त पहली बार क्लास देख रहे होंगे, प्लीज इसके पहले की क्लासेस देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी, ठीक है, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई। इसकी स्थापना कब की गई थी, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट। तो ध्यान देना, ये अविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, अविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। तो आंसर तो इसके सी हैं, अविंद्रनाथ टैगोर, अविंद्रनाथ टैगोर जी ने इसकी स्थापना की थी। पेपर में कल को क्वेश्चन बदल के भी आ सकता है कि इसकी स्थापना कब हुई। तो ध्यान देना, इंडियन सोसाइटी ऑफ, कल मैंने भगत सिंह जी की एक बुक का भी नाम बताया था, आप में से कोई बताएगा क्या, ठीक है, भगत सिंह की एक बुक का नाम ओरिएंटल आर्ट, ठीक है, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, इसकी स्थापना की गई थी 1907 में, 1907 में इसकी स्थापना की गई थी, ध्यान देना है, ठीक है, किसके द्वारा, तो अविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा, अविंद्रनाथ टैगोर, अविंद्रनाथ जी द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट का निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। और यूपीपीएससी कभी कभी क्वेश्चन ऐसा देती है जिसमें एक नहीं, एक से ज्यादा आंसर से हो जाते हैं, ध्यान देना। देखो, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में हुई थी। भारतीय बुक्स का बहुत अध्ययन यहाँ पे किया गया, ठीक है, कहीं ना कहीं यहीं से बहुत सारे विवादों को जन्म भी मिलता है, ठीक है, आंग्ल प्राची विवाद की देन भी कहीं ना कहीं यहीं से रहती है, ठीक है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे 1804 में इसकी स्थापना हुई थी, बिल्कुल सही बात है। देखो, 3 एशियाटिक सोसाइटीज जो है वो बनी हुई है। पहली एशियाटिक सोसाइटी अब जो बनी थी वो बंगाल की थी, और एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 में बनी थी, ये बिल्कुल सही बात बोल रहा है। दूसरी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे में बनी थी, 1804 में बनी थी। कितने साल के बाद, तो लगभग 20 ईयर, आफ्टर 20 ईयर, 20 साल के बाद आप देखोगे आपका हुआ था एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे का न्यू बनी थी। अब देखो, इसके बाद से ये 1813 ईस्वी में कह रहा है आपका, ठीक है, 1813 में लिख दे रहा है कि आपकी न्यू पड़ी थी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की। लेकिन एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन इसके 20 वर्ष बाद, 1804 के 20 वर्ष बाद, यानी 1824, 23, 24 में इसकी स्थापना हुई थी। 1823 में से एग्जैक्ट ड्यूरेशन मिलता है, ठीक है। तो तीनों के बीच में कितने ईयर का अंतर है, 20 ईयर का गैप है। पहली बात दिमाग में यही रखना है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे, मैं यहां थोड़ा सा ऊपर लिखूंगा, जो वो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल है, बंगाल में पहले, बंगाल के बाद से कहां पड़ा, बंगाल के बाद से बॉम्बे में, और बॉम्बे के बाद से कहां पे, तो ग्रेट ब्रिटेन, जीबी यानी ग्रेट ब्रिटेन में। और इनमें 20 इयर्स गैप है मेरे दोस्त। इनमें याद करने का सिंपल सा ट्रिक क्या है, 20 इयर्स का गैप आपको देखने को मिलता है। तो बंगाल में 1784 में 20 जोड़ोगे 1804, 1804 में 20 जोड़ोगे 1824, तो लगभग 1823 में इसकी न्यू पड़ी थी, लगभग 20 ईयर, ठीक। तो एक तो आपको आंसर पता चल गया कि भाई कि इसका सी नंबर ऑप्शन भी क्या है, गलती है, सी नंबर ऑप्शन गलत है। पहला, ये ऑर्डर कभी भी आ सकता है, इसलिए मैं आपको प्रिपेयर करा रहा हूं बहुत सिंपल तरीके से। अगला देखोगे, लैंड होल्डर सोसाइटी ऑफ बंगाल रखा है। लैंड होल्डर सोसाइटी ऑफ बंगाल को ही हम लोग, देखो जब हम लोग पढ़ते हैं कांग्रेस के पूर्व एसोसिएशंस, तो कांग्रेस के पूर्व जब आप एसोसिएशन पढ़ते हो, ठीक है, प्री में जिन्होंने भी पढ़ा होगा उनको पता होगा कि कांग्रेस के पूर्व जब हम एसोसिएशन पढ़ते हैं तो उनमें सबसे पहला एसोसिएशन जो आता है वो होता है जमींदारी एसोसिएशन। ध्यान देना है, जमींदारी एसोसिएशन, ठीक है, जमींदारी एसोसिएशन का ही एसोसिएशन, ठीक है,
इसी जो लैंड होल्डर सोसाइटी ऑफ बंगाल है, पूर्व में इसी का नाम था क्या, जमींदारी एसोसिएशन नाम था। जमींदारी एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी, तो ध्यान देना ये 1838 में, 1838 में इसकी स्थापना हुई थी। 1838 में इसकी स्थापना की गई थी। अब देखो किसने किया था, तो द्वारकानाथ टैगोर जी। अगर इसके संस्थापक सदस्यों का कभी नाम पूछे तो द्वारकानाथ टैगोर जी थे। द्वारकानाथ, ऐसे टैप के बाद से जीरो लगा दूंगा, ओ लगा दूंगा, समझना द्वारकानाथ टैगोर जो हैं, ठीक है। प्रसन्न कुमार टैगोर थे, ठीक है, प्रसन्न कुमार पीके टैगोर, ठीक है, प्रसन्न कुमार टैगोर जी थे, प्रसन्न कुमार टैगोर जी थे। तीसरा इसमें आपके आते हैं राधाकांत देव जी, ध्यान देना, राधाकांत देव जी का नाम आता है, ठीक है। राजकमल सेन जी का नाम आता है, ठीक है, राजकमल सेन जी का नाम आता है। ये सभी लोग जमींदारी एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में शामिल किए जाते हैं। और जानना चाहते थे इसमें भवानी प्रसाद, ध्यान देना है, भवानी चरण या भवानी चरण मित्रा या मित्र का भी नाम इसमें आता है। ये लोग क्या है, ये बेसिकली इसकी संस्थापक, मेनली इसमें द्वारकानाथ टैगोर जी का नाम, राधाकांत देव जी का नाम और भवानी चरण मित्रा जी का नाम आता है। उसमें भी एक अगर कोई पूछेगा, पेपर में आएगा, तो आप जा सकते हो द्वारकानाथ टैगोर जी के साथ, द्वारकानाथ टैगोर जी के साथ। तो ठीक है, ये कब लिखा है, 1844 में लिखा है, बट इस एसोसिएशन की भी स्थापना 1838 में हुई थी। तो वैसे तो इसके दो ऑप्शंस गलत है, ठीक है, वैसे तो इसके दो ऑप्शंस गलत है। अब यहाँ पे अभी मूवी भी आई है, ठीक है। यहाँ पे एक संगठन लिखा है जो कि गुप्त संगठन था, नाम है उसका अभिनव भारत। इस संगठन का नाम क्या लिखा है, संगठन का नाम लिखा है अभिनव भारत। कह रहा है कि संगठन जो अभिनव भारत है, अभिनव भारत को किसके द्वारा संगठित किया गया था, ठीक है। अब देखना, या मैं लिख भी देता हूं, अभिनव भारत। देखो अभिनव भारत का जो इनिशियली नाम था वो अभिनव भारत ही नहीं था। अभिनव भारत का जो गठन हुआ था, इसके पहले इसका नाम था, ध्यान देना, मित्र मेला संगठन। इसका नाम क्या था, मित्र मेला संगठन नाम था। मित्र मेला संगठन की जो नींव पड़ी थी वो 1900 के पहले पड़ी थी, 1899 में। 5 वर्ष बाद इसका नाम चेंज करके पड़ा, यानी 1905 में जब बंगाल विभाजन हो रहा था, या 1905 या 1904 के करीब में, ठीक है, अभिनव भारत, ठीक है, इसका नाम क्या पड़ गया, अभिनव भारत पड़ गया। किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई है, तो विनायक दामोदर सावरकर जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। विनायक दामोदर सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर जी के द्वारा इसकी नींव पड़ी थी। ये आप लोग दिमाग में रखेगा, विनायक दामोदर सावरकर, ठीक है। अच्छा, कहां एक्टिव था, ध्यान देना, तो उड़ीसा, बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, ध्यान देना है। बंगाल, अब देखो, अगर आपको कभी गेस करना रहे ना, तो उड़ीसा तो कभी मत जाना और उत्तर प्रदेश कभी नहीं जाना, क्योंकि 3 प्रेसिडेंसीज थी, बंगाल, बिहार, ठीक है, सॉरी, बंगाल, मद्रास और बॉम्बे, 3 प्रेसिडेंसीज थी। तो घटना भी इसी के इर्द गिर्द होती है। ये महाराष्ट्र के इर्द गिर्द, महाराष्ट्र की घटना, ठीक है। महाराष्ट्र में ये एक एक्टिव या गुप्त संगठन था महाराष्ट्र में, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया आपके पास। नेक्स्ट है द प्रॉब्लम ऑफ द फॉर ईस्ट नामक बुक किसकी है, ना द प्रॉब्लम्स ऑफ द फॉर ईस्ट नामक बुक जो है, ये भाई इसी विवादित इंसान की है, कर्जन की। 1905 में इसी शख्स ने क्या किया था, डिवीजन ऑफ बंगाल किया था। 1911 में लॉर्ड हार्डिंग ने फिर से बंगाल को का एकीकरण किया, ठीक है। दिल्ली दरबार तृतीय के दौरान, दिल्ली दरबार तृतीय में कौन आया था, तो जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी या उनकी महारानी जो थी मेयो नाम था, ये लोग आई थी। अच्छा, भारत की स्वतंत्रता संग्राम पे सिग्नेचर क्या जॉर्ज पंचम ने किया था, नहीं, जॉर्ज 6 ने किया है। कब हुआ था, 18 जुलाई 1947 को भारत की स्वतंत्रता संग्राम पे फाइनल सिग्नेचर सम्राट का हुआ है, ठीक। अब लोग आते हैं नेक्स्ट, कह रहा लंदन में आयोजित गोलमेज सम्मेलनों के ऊपर चर्चा करिए। देखो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहते हैं इसको। कुल कितने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए हैं, तो RTC राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस टोटल 3 हुए हैं, ध्यान देना, टोटल 3 हुए। ओनली सेकेंड, केवल सेकेंड वाले में कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया है, यानी महात्मा गांधी ने पार्टिसिपेट किया। महात्मा गांधी के साथ साथ यहाँ पे अपना सरोजनी नायडू भी गई रहती हैं। सरोजनी नायडू के साथ साथ इसमें MM यानी मदन मोहन मालवीय जी भी जाते हैं, ठीक है।
ऑल थ्री, सभी में, ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर तीनों में जाते हैं, ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर इन तीनों में पार्टिसिपेट करते हैं, तीनों ही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करते हैं। अच्छा, जिस वक्त राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चला, भारत में एक मूवमेंट हो रहा है जिस मूवमेंट का नाम है सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन। और इस वक्त भारत में वायसराय कौन है? तो भारत में वायसराय है इरविन। इरविन के साथ साथ ही क्या होता है, 5 मार्च 1931 को, 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट होता है, जिसको दिल्ली पैक्ट जानते हैं। इसी के बाद क्या है, गांधी जी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अच्छा, क्यों? अब देखो, एक शख्स है, एक वायसराय है जो गांधी जी से समझौता कर रहा है, ठीक है, कि भैया आप राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाओ। तो यानी पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल हुआ होगा, गांधी जी की कमी पता चली होगी, कांग्रेस की कमी पता चली होगी, तभी इरविन को झुकना पड़ा राउंड टेबल समझौता करने में। तो इस सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए थे। राजपुताना नामक, किस बोले कि किस बोट में बैठ के गए थे, तो राजपुताना नामक एक बोट थी जिसमें बैठ के गए थे। वहां पे एक किंग्सले नामक हाल था जहां पे वो ठहरे थे, ठीक है। राजपुताना बोट के ऊपर कौन बनेगा करोड़पति में भी क्वेश्चन बन गया है केबीसी में, ठीक है, एक वायरल वीडियो से वहां पे आया था। बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ। तो पहली बात तो क्वेश्चन में एक आंसर है कि भाई आनंद मठ किसकी रचयिता है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी जी की रचयिता है। क्या नाम है उसका? उसका नाम है आनंद मठ, ठीक है। अब देखो इसमें बोल क्या रहा है, कह रहा है कि इसमें एक विद्रोह के बारे में चर्चा है, ठीक है। उस विद्रोह का नाम है सन्यासी विद्रोह। ध्यान देना है, सन्यासी विद्रोह के ऊपर चर्चा है। सन्यासी विद्रोह आपकी हुआ कब था? तो ये 1800 के अराउंड, मतलब 1800 के पहले हुआ था, 1770-80 के अराउंड। ध्यान देना, इसमें सन्यासी विद्रोह हुआ था। और इसी सन्यासी विद्रोह की जिक्र क्या है, आपकी आनंद मठ में की गई है। ध्यान है, आनंद मठ में की गई है। जो वंदे मातरम हम लोग गीत देखते हैं, वंदे मातरम, ठीक है, ध्यान देना है, वो भी इसी में, इसकी कृति यहीं पे है, मातरम, वंदे मातरम की। अच्छा, वंदे मातरम को कांग्रेस ने पहली बार कब गाया गया था? तो हमको पता है कि 1896 में, 1896 में जो कलकत्ता का अधिवेशन हुआ था, उसमें इसको पहली बार गाया गया था, कलकत्ता अधिवेशन में। अच्छा, कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? जानना है, कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की है? तो रहीमतुल्ला, जानना है, वो किया है रहीमतुल्ला सयानी ने। एक बार जो होमवर्क दे रहे हैं ना आप लोग, उसको जरूर करना, होमवर्क को बिल्कुल सीरियस लेना। ये क्या कहते हैं, ये अध्यक्षता किए थे, ठीक। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं 10वां। अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक कौन थे? अगला क्वेश्चन आपका, अखिल भारतीय किसान सभा के, ऑल इंडिया किसान सभा के संस्थापक कौन थे, ठीक है। अब आचार्य नरेंद्र देव, सहजानंद सरस्वती। देखो सहजानंद सरस्वती इसके संस्थापक थे अखिल भारतीय किसान सभा का। अखिल भारतीय किसान सभा के जो संस्थापक थे, स्थापना हुई थी वो कहाँ पे हुई थी? लखनऊ में, लखनऊ में। इसकी अध्यक्षता भी इन्होंने ही की थी, सहजानंद सरस्वती भी ने इसके अध्यक्ष थे। अध्यक्ष कौन थे? सहजानंद सरस्वती थे। अगर आपसे पूछ दे कि अखिल भारतीय किसान सभा की, ऑल इंडिया किसान सभा के सचिव के पद को किसने संभाला था? तो इसके सचिव के पद को, ध्यान देना है, इसके प्रथम सचिव के पद को एनजी रंगा ने संभाला था। आया समझ में? इसके प्रथम सचिव के पद को एनजी रंगा जी के द्वारा संभाला गया था। अगला है शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन, हमको याद होगा, पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स, 1893 में इसमें पार्टिसिपेट किया था विवेकानंद जी ने, ठीक है, ठीक है। रामकृष्ण मिशन की शुरुआत इनके द्वारा की गई थी, ठीक है। ये सारी बातें हो गई। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय राज्यों के प्रति अपनी नीति की घोषणा की थी? भारतीय राज्यों के प्रति अपनी नीति की घोषणा की थी, ये आपसे पूछ रहा है। कब? 12वां नंबर क्वेश्चन, नागपुर अधिवेशन में, गया अधिवेशन में, कलकत्ता अधिवेशन में, लखनऊ अधिवेशन में। ये 4 अधिवेशनों के आपको यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, किस अधिवेशन में की गई थी। ध्यान देना है, आंसर्स आप लोग इसका कमेंट कर सकते हो। ध्यान देना है, ये अधिवेशन वैसे तो आपका है नागपुर अधिवेशन। नागपुर अधिवेशन में, ठीक है, जो भारतीय रियासत थी, हमको पता है 500 प्लस 600 के अराउंड रियासतें थी, उनके प्रति क्या अपनी नीति हो, उनकी क्या पॉलिसी हो, इस पर चर्चा किया गया था, ठीक है। आपको बताना है कि ये कब, नागपुर अधिवेशन कब हुआ, ये आप ईयर कमेंट कर सकते हो। मैं बताता हूँ कि नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे, उनका नाम था सीवी राघवाचारी, सीवी
राघवाचारी जी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की थी। कांग्रेस के संविधान में संशोधन भी इसी ईयर किया गया था। आपसे पूछे कभी कांग्रेस ने अपने संविधान में संशोधन कब किस अधिवेशन में किया, तो वो नागपुर अधिवेशन में ही किया था, नागपुर अधिवेशन। चलो मैं बता ही देता हूँ, आप लोग कमेंट कर देते तो बहुत अच्छा लगता। 1920 में ये अधिवेशन हुआ था, 1920 में। हमेशा अधिवेशन नॉर्मली दिसंबर माह में हुए थे, ये दिमाग में रखना आप लोग को। अगला क्वेश्चन अब कह रहा है कि राजा जनता के लिए बने हैं, ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किंग्स आर मेड फॉर पब्लिक, राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी है। पब्लिक इज नॉट मेड फॉर द किंग, ठीक है, यानी राजा जनता के लिए है, ना कि प्रजा जनता के लिए, ठीक है, ठीक है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से स्टेटमेंट किसके लिए, ठीक है भाई, राजा का काम है जनता की भलाई करना, सिंपल सी बात है। सीआर दत्त जी ने कहा था, गोपाल कृष्ण गोखले जी ने कहा था, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कहा था, दादा भाई नौरोजी जी। तो ये स्टेटमेंट थोड़ा सा नरमपंथी स्टेटमेंट है, दिमाग में रखना, ठीक है। दादा भाई नौरोजी जी का ये बेसिकली स्टेटमेंट है। दादा भाई नौरोजी जी ने कहा था कि दादा भाई नौरोजी जी के बारे में हमने बहुत सारे फैक्ट्स देखे हैं, मतलब पिछली 60 क्वेश्चन में बोला था 4 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन, तो इनके बारे में 3-4 क्वेश्चन तिलक जी के बारे में देखे हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट है किसका, दादा भाई नौरोजी जी का स्टेटमेंट है, ठीक है, बहुत क्लियर बात। नेक्स्ट आपका ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्नलिखित किसे मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था। देखो अघन्या नामक एक वर्ड का यूज होता है। अघन्या मतलब होता है ना मारे जाने योग्य, यानी जिसकी हत्या ना की जा सके, ना मारे जाने योग्य, ठीक है। अघन्या किसको कहते थे, तो ये गाय माता को कहते थे, गाय को कहते थे। यानी अघन्या क्यों कहते थे, सबसे मूल्यवान संपत्ति जो होती है वो, तो ये आपका हो गया गाय, ये आपका गाय हो गया, ठीक है, ये आपका गाय हो गया। अगला आपको देखोगे पुराणों के ऊपर एक क्वेश्चन बन के आया है कि निम्नलिखित में से सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनवंतर और वंशानुचरित किसके संकेतक है। सर्ग का मतलब सृष्टि से संबंधित होता है, ठीक है। तो किससे इसकी संकेतक किससे संबंधित है, वेदों से, पुराणों से, उपनिषदों से, सूत्रों से, ठीक है। हम बोलता है नहीं, पुराणों से इनका संबंध है। पुराणों की संख्या हमको पता कितनी है, तो पुराणों की संख्या, ठीक है, 18 है, 18 है। पुराणों के रचयिता 2 लोग थे, एक लोग का नाम मैं बताऊंगा, एक लोग का नाम मेरे भाई आप लोग बताएंगे, ठीक है। एक लोग का नाम, ठीक है, बाप बेटे थे, एक लोग का नाम मैं बता देता हूं, एक लोग का नाम मैं उम्मीद करूंगा मेरे दोस्त आप सब बचाएंगे, कि आप ही लोग दोनों बताएंगे, ठीक है। आप ही, चलो आप ही लोग बताओ यार, रचयिता का नाम आप ही लोग बताओ, ठीक है। अच्छे खासे 3-4 क्वेश्चन आज मैंने होमवर्क दिए हैं, उम्मीद करेंगे आप लोग होमवर्क को भी बहुत सीरियसली लेंगे, ठीक है, और लगे रहिए। 30 ईयर के PYQs पे मेरे भाई, मेरे मित्र, मेरे दोस्त बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी करो। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठोगे, इस क्लास का और PYQ का जो संबंध है वो क्वेश्चन में तब समझ में आएगा। तो समय बहुत ज़्यादा है, 3 महीने 1 हफ्ते के मिनिमम समय आपके पास है, 3 मंथ 1 वीक मिनिमम समय इतना है। इतना समय पर्याप्त है, 3 महीने का समय ही पर्याप्त है, 1 हफ्ता आप चाहो तो और भी उड़ा सकते हो, ठीक। बट प्रिपेयर हो, खुद को तैयार करो आगामी युद्ध के लिए, ये युद्ध ही है, ठीक है, ये दिमाग में रखना। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।